चलिए दोस्तों, रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग सेट संख्या 5 कर चुके थे, जो बिहार पुलिस बिहार एसएससी के लिए चलाया जा रहा है। जो भी आगामी एग्जाम है आपका, उसमें साइंस का जो भी क्वेश्चन होंगे, इसे डेली टेस्ट सीरीज के रूप में, जो डेली मॉक टेस्ट के रूप में चलाया जा रहा है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे और ये प्रीवियस ईयर के बेस पर क्वेश्चन रहेंगे और प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता क्वेश्चन रहेंगे और प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका बिहार एसएससी में जो भी क्वेश्चन है, जो 25 नंबर का आपका साइंस है, वो पूरे सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। ये सेट कराने का मेन मकसद है आपका रिवीजन, और जो भी आपका रिवीजन करके आपकी पढ़ाई को और मजबूत करना है। आइए देखते हैं, इसमें 6 नंबर सेट है। आज कितना है? सेट संख्या 6 है। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन साइंस का दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपका विद्युत का कौन सा कुचालक नहीं। इसमें दिया निम्न में से कौन सा बिजली का कुचालक है। एक होता है विद्युत का सुचालक और दूसरा होता है विद्युत का कुचालक। तो जो विद्युत का सुचालक होता है, देखिए एक होता है सुचालक, ये होता है विद्युत का सुचालक, एक विद्युत का सुचालक होता है और दूसरा आपका होता है विद्युत का कुचालक। दूसरा आपका होता है जो विद्युत का कुचालक होता है, जो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। यही होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक होता है, जिसको हम लोगों ने विद्युत चैप्टर में अध्ययन किया है। आइए देखते हैं विद्युत का सुचालक क्या होता है। देखिए विद्युत का जो सुचालक होता है, इसमें ये धातु होते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं, जो धातु होते हैं वही आपका विद्युत का सुचालक होते हैं। सुचालक कहने का अर्थ है जिसमें विद्युत धारा का हो, प्रवाह हो। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो, जिसमें विद्युत धारा का हो प्रवाह हो, मतलब विद्युत धारा उसमें क्या हो, प्रवाहित हो, तो वो धातु होते हैं। अब धातु होते हैं तो विद्युत धातु में कौन से होंगे, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सब आपका विद्युत धारा का क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और विद्युत का कुचालक कौन से होते हैं, विद्युत का कुचालक आपका अधातु होते हैं। इसका अधातु में मान लीजिए ये रबड़ हो गया। उसके बाद इसमें ऑप्शन में भी दिया है रबड़ दिया है, और माइका होता है जो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। और एक होता है क्वार्टार्ज जो होता है, ये विद्युत का सब कुचालक होते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हमको छांटना है। निम्न में से कौन सा बिजली का कुचालक होता है। पहला दिया है माइका और क्वार्टाइज दिया है, और दूसरा दिया है धातु और रबड़ दिया है। तो इसमें धातु दिया हुआ है आपका और रबड़ दिया है, तो ये क्या है, इसमें धातु जब दिया हुआ है तो क्या है, विद्युत का आपका सुचालक होता है। धातु का है, विद्युत का सुचालक है। इसमें भी दिया है धातु और माइका। देखिए यहाँ पर धातु और माइका दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे दोनों में धातु दिया है। तो पहले हम देखेंगे इसमें जो धातु दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन मेरा नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो धातु होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और इसने पूछा गया आपसे विद्युत का कुचालक के बारे में, इसने पूछा गया आपसे जो विद्युत का कुचालक कौन सा होता है, विद्युत का कुचालक के बारे में पूछा है। बेड कंडक्टर होता है, और इसमें दिया हुआ देखिए ऑप्शन में दिया है ए और बी, यहाँ से बी नहीं होगा, मेरा आंसर क्या होगा, बी नहीं होगा। और फिर आगे दिया है ए और सी, तो सी में भी क्या है, धातु है। धातु में तो क्या होगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। जहां धातु देखेंगे वो क्या होगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, विद्युत का सुचालक है। और इसमें भी है आपका बी और सी, तो इसमें दोनों का है विद्युत का सुचालक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, विद्युत का कुचालक। तो एक आपका यही आंसर हो जाएगा। माइका और क्वार्टाइज जो होता है ये क्या होता है, ये विद्युत का आपका दोनों ऑप्शन है। और जब रबड़ आता है तो रबड़ भी होता है, लेकिन ऑप्शन में देखिए यहाँ पर धातु दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, धातु दिया है, इसलिए ये आंसर दोनों नहीं होगा। और माइका और क्वार्टाइज क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये होगा, जिसमें केवल एक होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए इसमें दो चीज था, विद्युत का सुचालक और कुचालक। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसमें विद्युत का सुचालक बोला जाता है। विद्युत के सुचालक में जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसमें जो धातु होते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सब विद्युत धारा प्रवाहित होता है धातु में। और अधातु में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं, जैसे रबड़ हो गया, माइका हो गया और क्वार्टाइज हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता है,
तो अपने मित्रों में शेयर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। और यहाँ पे फ्री सेट कराया जा रहा है, जीके जीएस रीजनिंग मैथ, आप लोग इस पे बने रहें, कंटिन्यू यहाँ पे आपका सेट चलेगा और चलता भी है और चलता रहेगा। देखिए दिया हुआ आपका निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, ये मैचिंग दिया है। आगे दिया हुआ है आपका, ये दिया है रक्त का पीएच मान कितना होता है 60.4 दिया है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7.5 दिया है, और सिरका का पीएच मान दिया है 2.2, दूध का पीएच मान दिया है 6.6। ये पीएच मान होता है जिसको पावर ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है। पीएच का फुल फॉर्म आपका होता है पावर ऑफ, पीएच का होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। पीएच स्केल का निर्धारण सबसे पहले किसने किया था, ये किए थे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले पीएच स्केल को दिए थे। किसने दिया था, ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने ही क्या किए थे, सबसे पहले आपका पीएच स्केल दिए थे। पीएच स्केल में ये निर्धारित होता है कि अम्ल और क्षार को, एसिड और बेस को कैसे डिनोट किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक लाइन नंबर लेते हैं, लाइन लेते हैं, उस पर नंबर को डिनोट करते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6। ठीक है, ये आपका डिनोट करते हैं किससे, 1 2 3 4 और 5 6 7 से। ठीक है, 6 7 हो गया। अब यहाँ पर हम 0 को नहीं रखेंगे, 0 नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है, इसको फिर से हम मिटाते हैं और लिखते हैं। ये नंबर लाइन था। और हम जैसे पीएच मान को कैसे डिनोट करते हैं, देखिए यहाँ पर मेन में क्या रहता है 7 रहता है। आप लोग समझाने के लिए वैसे किए थे। अब देखिए यहाँ पे 7 क्या होता है, यहाँ पे ये उदासीन होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। अब जैसे जैसे हम 7 से कम जाएंगे, इधर 7 से कहाँ जाएंगे, ये हम लेफ्ट साइड जाएंगे, वैसे मेरा पीएच मान क्या होता है जैसे घटता है। ये पीएच स्केल होता है, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 5 हो गया, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। यही होता है। 0 से लेकर के हम 14 तक रखते हैं पीएच स्केल कोड। यहाँ पर पीएच स्केल पे 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, और ऐसे ही आगे बढ़ेगा 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये आपको डिनोट करता है। जैसे जैसे 7 से हम लेफ्ट साइड बढ़ेंगे, 7 से जैसे जैसे हम किधर लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, अम्लीयता बढ़ेगा। इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ता है, अम्लीयता बढ़ता है, अम्लीयता बढ़ता है। और जैसे जैसे यहाँ से हम यहाँ से राइट साइड बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्षारीयता बढ़ता है, क्षारीयता बढ़ता है। ये अम्ल और क्षार होता है। ये 7 जो होता है यहाँ पर क्या होता है, उदासीन होता है। जो 7 होता है ये क्या होता है, उदासीन होता है। इसमें आपसे पूछा गया है रक्त का पीएच स्केल पे कितना मान होता है। तो देखिए जो रक्त होता है, ब्लड होता है, ब्लड का जो पीएच मान होता है, पीएच स्केल पे पीएच मान होता है कितना होता है, 7.4 होता है, 7.4 नोट कर लेंगे। ये होता है 7.4 होता है। और शुद्ध जल का पीएच स्केल जो होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल का, शुद्ध जल का होता है कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है। इसमें दिया है 7.5 दिया है। सिरका का पीएच मान कितना होता है, ये होता है आपका सिरका का पीएच मान होता है 2.2 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है, सिरके का पीएच मान होता है आपका 2.2 होता है, 2.2 होता है। अब देखिए दूध का पीएच मान होता है 6.4 से लेकर के 6.6 तक होता है। दूध का पीएच मान होता है आपका, मिल्क का पीएच मान, पीएच स्केल ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क का पीएच स्केल पर कितना होता है, ये 6.4 से लेकर के कितना होता है, 6.4 टू 6.6 तक होता है। ठीक है, आगे आपका दिया हुआ है ऑप्शन में, रक्त का पीएच मान होता है आपका 7.4, रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। और इसमें दिया हुआ शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है। इसमें दिया है 7.5 दिया, 7.5 दिया, 7.5 दिया है। यहाँ से देखेंगे। और दूध का भी सही है, 6.6 होता है। और सिरका का होता है 2.2 होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। इसका आंसर कौन सा होगा, सही नहीं है। इसमें कौन सा सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पीएच स्केल में शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है,
7 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और ये पीएच जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसका खोज किसने किया था? ये किए थे आपका सेरेंसन नामक वैज्ञानिक किए थे। ब्लड का पीएच स्केल कितना होता है? 7.4। एक और नोट कर लेंगे, अपने नोट में लिख लेंगे इसको। एक पूछता है आपके आंसू का पीएच मान कितना होता है, इसको नोट में लिख लेंगे। जो आंसू होता है, टीयर होता है, आंसू का पीएच स्केल, आंसू का पीएच मान क्या होता है? ये होता है 7.4 होता है। आंसू का पीएच मान होता है जो 7.4 होता है। आंसू का पीएच मान होता है जो 7.4 होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे, इसलिए कि यहाँ पर आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। जो भी टॉपिक आएगा यहाँ से फुल रिवीजन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन है। कंपन कर रही है वस्तु का समय अंतराल दिया हुआ है 0.04 सेकेंड। तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तरंग की आवृत्ति जो होती है, देखिए आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ये हर्ट्ज होता है। ये आपका हर्ट्ज होता है। इसको आवृत्ति को जो मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? ये हर्ट्ज में मापा जाता है आपको। अब इसमें दिया है कि कंपन कर रही है वस्तु का समय अंतराल में तरंग की आवृत्ति क्या होती है? तो ये होता है 1/t। तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 1/t। मतलब होता है जो आवृत्ति होता है कितना होता है? 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल। तो इसमें जो आवर्तकाल है, समय अंतराल कितना है? समय अंतराल है आपका 0.04। मान लीजिए 1/0.04 हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे से दशमलव को हम हटाएंगे तो कितना लिख देंगे? 2 जीरो ऊपर रख देंगे। इसको हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 चौका 100। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा कितना होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा कितना होता है? हर्ट्ज होता है। तो ये हो जाएगा 25 हर्ट्ज, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 25 हर्ट्ज, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? जो अमोनिया होता है, अमोनिया जो होता है, इसका जो अमोनिया का व्यावसायिक जो निर्माण होता है, ये किसके द्वारा होता है? ये व्यावसायिक मतलब कमर्शियल जो निर्माण होता है, व्यावसायिक जो निर्माण होता है, व्यावसायिक जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? व्यावसायिक निर्माण जो होता है वो कैसे होता है? ये हैबर विधि के द्वारा होता है। ये आपका हैबर विधि के द्वारा होता है। ये आपका किस विधि के द्वारा होता है? हैबर विधि के द्वारा होता है। जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? हैबर विधि। हैबर विधि के द्वारा होता है। और इसमें दिया है आपका डी नंबर में, यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खुजली रोग जो एस्कोबिज का कारण होता है, निम्न में से किसके कारण होता है? जो खुजली होता है ये किसके कारण होता है? दाद, खाज, खुजली किसके कारण होता है? ये होता है आपका कवक के द्वारा। दाद, आपका खाज, दाद, खाज, खुजली, ये सब आपका होता है कवक के द्वारा होता है। कवक के द्वारा कौन होता है? दाद, खाद, खुजली। आपका जीवाणु यानी बैक्टीरियल डिजीज कौन होता है? टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी कौन होता है? ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी बोला जाता है। ये होता है आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसको टीबी बोला जाता है। ये होता है आपका ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी बोला जाता है। ये हो गया आपका जीवाणु से होता है। ये कवक के द्वारा आता है, दाद, खाज, खुजली, दाद, खाज, खुजली। और यहाँ पे है आपका प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ ये मलेरिया होता है। मलेरिया, ये मलेरिया जो होता है, मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजुआ के द्वारा होता है। और कवक के द्वारा, इसमें पूछा गया खुजली होता है किसके कारण होता है? ये आपका फंगस यानी किसके कारण? कवक के द्वारा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ये पेनिसिलिन का आविष्कार विद द डिस्कवर ऑफ पेनिसिलिन, इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किए थे किसने? ये किया था फ्लेमिंग ने किया था। ये फ्लेमिंग ने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। और इसमें ऑप्शन दिया है मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी ने किसका किया था? इसने किया था रेडियम और पोलोनियम का, रेडियम एवं पोलोनियम का।
पोलोनियम का। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम का जो रेडियोधर्मिक होते हैं इसका खोज किए थे किसने? मैडम क्यूरी ने किया था। लुईस पास्चर ने किया था दूध के पचुराइजेशन का। ये दूध का जो दूध होता है उसके पचुराइजेशन के किए थे कौन? लुईस पास्चर ने दूध का पचुराइजेशन, पचुरीकरण करते थे। जो दूध का पचुराइजेशन होता है या पचुरीकरण होता है ये लुईस पास्चर ने किया था। और रेडियम और पोलोनियम का खोज किसने किया था? ये किए थे मैडम क्यूरी ने किया था। और फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। फ्लेमिंग ने ही क्या किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? जो ऊष्मा होता है, हीट होता है, उसका सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? इसमें तांबा दिया, एल्युमिनियम दिया और सोना दिया, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा हो जाएगा चांदी। इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए देखते हैं आयरन ऑक्साइड। जो आयरन ऑक्साइड होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो आयरन ऑक्साइड होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है आपका, ये होता है Fe2O3 होता है। Fe2O3 होता है। ये रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है। इसमें ऑप्शन में देखेंगे FeO दिया है, Fe2O3 दिया है, Fe3O3, Fe3O4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका Fe2O3। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हिस्टेरिया प्लेंटिनम नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये लिखे थे, किसने लिखा था? ये लिखे थे आपको थियोफ्रैटस ने। ये लिखे थे आपका थियोफ्रैटस ने लिखे थे। ये बायोलॉजी का जब हम इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे थे उसमें आपको बताए थे। किसने लिखा था? ये थियोफ्रैटस नामक वैज्ञानिक ने लिखे थे। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिए थे डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत दिए थे, किसने दिए थे? विकासवाद का सिद्धांत दिए थे डार्विन ने। और अरस्तु यहाँ पे, अरस्तु को क्या बुलाता है? जीव विज्ञान का पितामह बुलाता है। जीव विज्ञान के फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बुलाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी होते हैं अरस्तु। फादर ऑफ जीव विज्ञान के पितामह। ये कौन होते हैं? ये होते हैं आपका अरस्तु चाचा। अरस्तु होते हैं। ये आपका फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बुलाता है? अरस्तु को बुलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका थियोफ्रैटस ने। हिस्टेरिया प्लेंटेरियम नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये पुस्तक आपका थियोफ्रैटस का। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और जीव विज्ञान का पिता किसको बुलाता है? ये अरस्तु को बुलाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी बुलाता है। नेक्स्ट है आपका एल्केन के रासायनिक सूत्र होंगे। एल्केन के रासायनिक सूत्र, इसमें 3 चीज होता है, याद रखेंगे। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन होता है, एक होता है एल्काइन, एक होता है एल्काइन। ये 3 होता है। तीनों बहुत कंफ्यूजन करता है। आज इसको हम समझ लेंगे अच्छा से। अब एल्केन, एल्काइन, एल्केन होता है। तो एल्केन जो होता है उसमें आपका +2 लगा आता है। एल्केन का ये होता है, देखिए एल्केन का होता है CnH2n+2 हो जाता है। एल्कीन है, ई लगा रहेगा, जहाँ En लगा रहेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? +2। En लग जाएगा वहाँ पर क्या होगा? CnH2n हो जाएगा। Y जहाँ पर लग जाएगा तो क्या करेंगे? CnH2n-H2n-2 हो जाएगा। ये आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? एल्केन का पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित युग्म से कौन सा सुमेलित है? जो युग्म बना करके दिया गया 4 ऑप्शन, इसमें से चूज करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पर दिया सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये दिया है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 जो होता है ये अम्लीय वर्षा में, जो अम्लीय वर्षा होता है उसका कारक होता है। अम्लीय वर्षा में कौन होता है? ये आपका SO2 NO2 का मिश्रण आता है, यानी SO2 इसका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपका A नंबर का हो गया। अम्लीय वर्षा किसमें होगा? SO2 हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ये हो गया आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। आगे दिया फ्लोराइड, इसका संबंध भोपाल गैस त्रासदी से नहीं है, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड से होता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो था ये भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था उसी का कारण हुआ था। इसमें भोपाल गैस त्रासदी, गैस ये बहुत ही
डरावना और भयभीत करने वाला जो घटना घटित हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था। इसी के कारण बहुत लोगों की जान चली गई थी। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था जो भोपाल में गैस के कारण, रिसाव के कारण हुआ था। उसमें कौन गैस था? मिथाइल आइसोसाइनाइड था। अब इसमें दिया है फ्लोराइड। फ्लोराइड इसके कारण नहीं था, और ये फ्लोराइड के कारण क्या होता है? दांत सड़ने लगते हैं, और ये दांत से संबंधित होता है। इसमें किसमें होता है? दांत में, टीथ में, आपका दांत में। तो ये देखिए, और दिया है लास्ट वाला ओजोन की रिक्तता। ये चर्म कैंसर होता है। जो ओजोन O3 होता है वो क्या होता है? क्षीण होता जाता है, और ये डायरेक्ट जो सनलाइट पड़ता है उससे क्या होता है? जो रक्त मतलब त्वचा स्किन डिजीज होता है वो क्या होता है? स्किन डिजीज में क्या होता है? रक्त कैंसर। रक्त कैंसर किसे संबंधित है? ओजोन रिक्तता का मतलब जो ओजोन जो छिद्र हो रहा है उसी के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। ये चर्म कैंसर होता है। यही आपका क्या है? सही है, ये आपका सही है। इसमें देखिए सल्फर डाइऑक्साइड दंत से संबंधित है? नहीं, दंत से क्या है? फ्लोराइड से संबंधित है। मिथाइल आइसोसाइनाइड अम्लीय वर्षा होगा? नहीं होगा, ये भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है। और यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड था, ये किससे संबंधित है? अम्लीय वर्षा से। ओजोन का रिक्तता मतलब ओजोन का क्षीणता हो रहा है, ये क्या होता है? इसके कारण मुख्य हो अब मानव प्रभाव पर पड़ेगा, और इससे क्या होगा? चर्म कैंसर होगा, चर्म कैंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है कौन सा सुमिलित है, तो जो सुमिलित है वो आपका डी नंबर है। ये डी नंबर आपका सुमिलित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा है। जो बायोगैस होता है उसका प्रमुख हिस्सा कौन होता है? ये बायोगैस में जो बायोगैस होता है उसमें कौन सा उसका मुख्य हिस्सा होता है? बायोगैस में सर्वाधिक कौन होता है? जो बायोगैस में सर्वाधिक मौजूद रहता है कौन रहता है? CH4 रहता है। CH4 आपका रहता है। ये CH4 होता क्या है? ये CH4 होता क्या है? ये CH4 है कौन सा? यही होता है आपका क्या चीज? मीथेन होता है। ये होता है आपका मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है। ये धान के दलदली वाला स्थान पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये दलदली वाला जगहों पर, दलदली वाले स्थानों पर